हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स। इससे पहले आपको 2 वीडियो सर्वे पर या कर्व्स के बारे में ही अपलोड कर चुका हूं। उसी के कंटिन्यूएशन में ये तीसरा वीडियो है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो कर्व जो है, ट्रांजिशन कर्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोथॉइड कर्व, अथवा इसी को कहते हैं आयलर कर्व, और यही जो है हमारा क्यूबिक स्पाइरल कर्व भी होता है। ये एक आइडियल कर्व है। जो हमारा पहले टाइप का कर्व है, इनके ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये कर्व एक आइडियल कर्व है। दूसरा है क्यूबिक पैराबोला कर्व। इसको हम फ्रूट्स कर्व भी कहते हैं। तो क्यूबिक पैराबोला अथवा फ्रूट कर्व। और तीसरा है बर्नौली लेमनिस्केट कर्व। तो ये 3 कर्व हैं जिनके बारे में आप संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। पहला है क्लोथॉइड या आयलर कर्व, या इसी को क्यूबिक स्पाइरल कर्व भी कहते हैं, एंड दिस इज एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व। इस कर्व की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, इसका वक्र की लंबाई लेंथ ऑफ कर्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखें, क्योंकि इसका एक डेरिवेशन सिंपल है। इसके फार्मूला जो इसमें यूज किया गया है उसका एक डेरिवेशन भी आप देख लें। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ ऑफ कर्व। तो जब r इज इक्वल टू 1 अपॉन एल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल होगा, तो l इंटू आर एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो l इंटू आर एक कांस्टेंट हो जाएगा। पहले इस वक्र को देख लें। ये हमारा T1, ये I की ओर रेखा जाने वाली है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ओर। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, और T1 से हमारा ट्रांजिशन कर्व डॉटेड लाइन के अनुदिश ये प्रारंभ होकर के इसका अंतिम बिंदु D प्राप्त होता है। तो T1 से लेकर के C से होते हुए D तक ये एक ट्रांजिशन कर्व दर्शाया हुआ है चित्र में, और ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो इसमें जो अंतिम बिंदु पर वक्र की जो टोटल लंबाई होगी कर्व की, वो कैपिटल L से रिप्रेजेंट की जाएगी, लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगा। और जो अंतिम बिंदु पर जो इसकी रेडियस होती है वो सर्कुलर कर्व की रेडियस के बराबर होती है, और सर्कुलर कर्व की रेडियस कैपिटल R से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर अंतिम बिंदु पर वही कंडीशन स्मॉल l r बराबर कांस्टेंट लगाने पर कैपिटल L इंटू कैपिटल R बराबर भी एक कांस्टेंट होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि स्मॉल l इंटू R बराबर कैपिटल L इंटू R। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन बन जाती है जो कि इस कर्व के लिए एप्लीकेबल है। अब इस कर्व में हम देखें कि ये हमारा T1 से लेकर के D बिंदु तक एक कर्व है, ट्रांजिशन कर्व। इसमें हम इन जनरल कोई सा पॉइंट C कंसीडर कर लेते हैं। C पॉइंट के जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं लेंथ L और इसका एंगल अल्फा, यानी इसका एंगल और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये L, ये लंबाई जो है कर्व के अलोंग नापी गई है। तो लेंथ ऑफ कर्व और एंगल जो है, ये हमारा पोलर एंगल, ये हमारा अल्फा कहलाएगा, जो कि T1C और T1I के बीच में बना हुआ कोण होगा। तो इस तरीके से C बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r है। इसी के नजदीक एक दूसरा बिंदु C डैश ले लेते हैं जो कि इसके आगे है। इस बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रोक्सीमेट स्मॉल r ही रहेगा, और लेकिन C बिंदु पर जो डिफ्लेक्शन है, C बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो ये स्पर्श रेखा को फाई एंगल पर काट रही है। तो इसका ये डिफ्लेक्शन एंगल फाई हो गया। C डैश पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये फाई प्लस डेल्टा फाई एंगल बनाएगा। तो इस तरह से
इन दोनों रेखाओं के बीच यहाँ से वक्र के सेंटर को मिलाने वाली रेखा और सी से वक्र के सेंटर को मिलाने वाली रेखा, इनके बीच का एंगल जो है डी फाई हो जाएगा। जितना इन दोनों एंगल का डिफरेंस है वही डिफरेंस के बराबर बीच में एंगल होता है। तो इस तरीके से अगर हम सी डैश की लंबाई को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा चाप हो गया, ये इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई और ये बीच का एंगल डी फाई हो गया। तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बराबर आर इंटू डी थीटा डी फाई। तो डी एल बराबर आर इंटू डी फाई हो गया, त्रिज्या गुणे कोण। तो यहाँ से हम डी थीटा बटे डी एल बराबर 1/r लिख सकते हैं। डी थीटा बटे डी एल इधर ले आए और ये आर को इस तरफ लाएंगे तो ये 1/r हो जाएगा। तो इस तरह से डी फाई अपॉन डी एल इज इक्वल टू 1/r हो गया। अब डी फाई अपॉन डी एल बराबर 1/r की वैल्यू हम इस फार्मूले से स्मॉल एल इंटू आर बराबर कैपिटल एल इंटू आर, यहाँ से 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल आर। तो ये यहीं से 1/r बराबर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल आर हमने 1/r के स्थान पर रख लिया। तो ये एल के पदों में आ गया व्यंजक। अब हम इसी फार्मूले में डी फाई यहीं लिखा रहने देते हैं और डी एल को जो है इस पक्ष में ले आते हैं। तो ये एल अपॉन एल आर इंटू डी एल हो गया। इसके बाद इस समीकरण का हम समाकलन कर देते हैं। जब इस समीकरण का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर ये डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा और ये एल है यहाँ पर, तो एल का जब समाकलन करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये एल स्क्वायर हो गया और बाई 2 आ गया नीचे और प्लस एक समाकलन का कांस्टेंट हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से फाई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2LR प्लस के, ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसी समीकरण में फाई और एल की वैल्यू T1 बिंदु के संदर्भ में रखते हुए T1 बिंदु पर वक्र की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी L बराबर 0 हो जाएगा। और L बिंदु T1 पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वक्र पर वो भी 0 एंगल बनाएगी, यानी फाई की वैल्यू 0 होगी। तो T1 पर L बराबर 0 होता है, फाई बराबर 0 होता है। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे L बराबर 0, फाई बराबर 0, तो यहाँ से K बराबर 0 निकल के आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बचेगी केवल फाई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2LR। वही हमने यहाँ लिख लिया नीचे, फाई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2LR। इसी को हमने एल स्क्वायर अपॉन 2RL लिख दिया, आगे पीछे किया है केवल, क्योंकि ऐसा भी लिखा जाता है। तो इसको ऐसे इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, हमारी जनरल इक्वेशन ये प्राप्त हो गई, फाई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2RL। तो ये फाई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2RL, यही हमारी इस क्लॉथॉइड कर्व या आइलर कर्व की हमारी जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसके अंतिम बिंदु पर कंडीशन लगाते हैं, वो देख लें। इसके लास्ट पॉइंट पर अगर इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये इस टेंजेंट लाइन को जो है यहाँ डेल्टा एस एंगल पर काटती है। ये हमेशा अंतिम बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा बना कोण डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी इसके अन्य बिंदुओं पर जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा का T1I से अंतरित कोण जो है ये डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एस फाई, यानी फाई की वैल्यू जो है यहाँ पर डेल्टा एस के बराबर हो जाएगी और अंतिम बिंदु पर एल की वैल्यू कितनी होगी जाकर के, एल की वैल्यू कैपिटल एल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, कैपिटल एल का स्क्वायर बटे 2RL। अब कैपिटल एल स्क्वायर बटे 2RL, एक एल से एल कट गया, एल अपॉन 2R। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू जो है एल अपॉन 2R, एक ये हमारा फार्मूला दूसरा और प्राप्त हो गया। इसकी भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है न्यूमेरिकल में। तो ये हमारा पोलर इक्वेशन प्राप्त हो गई हमको। इसके बाद इसी में देखें क्लॉथॉइड कर्व की जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में के पदों में, द इक्वेशन ऑफ द क्लॉथॉइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ द क्लॉथॉइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें जो बिंदु C हैं और C डैश जो पीछे फिगर में माने थे, उनके हम
कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डी वाई मान लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम ये x प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई ये उनके कोऑर्डिनेट हमने दोनों के मान लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो dl बराबर ये dx बराबर होता है, ये dl cos फाई के बराबर होगा। इसमें हम कंपोनेंट कर देंगे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो dl cos फाई लगा देंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट कर देंगे dy के लिए, तो ये dl sin फाई हो जाएगा। यही हमारी दो बेसिक इक्वेशन है। अब इसमें cos फाई जो पद आ गया है, इस cos फाई का जो एक्सपेंशन होता है सीरीज का, आप फार्मूले याद होंगे, cos फाई बराबर एक ये फार्मूला होता है, और ये साइन फाई की वैल्यू का ये फार्मूला होता है। एक्सपेंशन ऑफ सीरीज में इनके थीटा के पदों में एक सरणी बनाई जाती है, वो ये फार्मूले यहाँ पर रख करके इसका एक्सपेंशन कर लिया गया है। इसके बाद हमको पीछे ये भी मालूम है कि ये फाई बराबर एल स्क्वायर अपॉन 2RL होता है। फाई बराबर एल स्क्वायर अपॉन 2RL। इसी फार्मूले से में यहाँ से देखिए एल और फाई का एक आपस में रिलेशन है। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बराबर √2RL फाई। इसके बाद ये ऊपर वाली समीकरण में, और ये इस समीकरण की मदद से फाई को हम एलिमिनेट कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, और विलुप्त करके फिर हमारी ये केवल डेल्टा एल या एल स्मॉल एल के पदों में ये समीकरण कन्वर्ट हो जाएगी। इसको एलिमिनेट कर लेने के बाद फिर हम इसका समाकलन करेंगे दोनों इक्वेशंस का, और दोनों इक्वेशंस का समाकलन कर लेने के बाद हमको ये समीकरण दो प्राप्त होंगी। x बराबर l इंटू 1 माइनस l की पावर 4 अपॉन 40 r स्क्वायर कैपिटल L स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। हम केवल दो ही पद लिखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। इसी तरीके से इस दूसरा वाला जो पद प्राप्त होगा, y बराबर l³ अपॉन 6RL ब्रैकेट में 1 माइनस l की पावर 4 अपॉन 56 r स्क्वायर L स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारी जो दो समीकरण हैं, यही हमारी कार्टेशियन इक्वेशंस कहलाती हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पदों में हमारी क्लॉथॉइड कर्व की जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पदों में, पिछली जो वाली इक्वेशन थी वो हमारी पोलर कोऑर्डिनेट के पदों में थी, ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पदों में इक्वेशन है क्लॉथॉइड कर्व की। ये दो समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। इसके बाद अब देख लीजिए क्लॉथॉइड कर्व में ये हमारी इक्वेशन आ गई थी फाई इक्वल टू ये, और बाकी हमने वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन भी बता दी है। इक्वेशन ऑफ द क्लॉथॉइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वही हमने इक्वेशन दोबारा यहाँ रिपीट कर दी है, x बराबर l ये दोनों लिख करके। इसके बाद आता है क्यूबिक स्पाइरल कर्व क्या होता है। ये पहले उसमें भी क्यूबिक स्पाइरल कर्व लिखा है। एक्चुअली ये जो हमारी इक्वेशन है ये आइडियल क्लॉथॉइड कर्व है या आइलर कर्व है। ये भी इक्वेशन हमारी आइलर कर्व है, ये भी दोनों इक्वेशन आइलर कर्व है या क्लॉथॉइड कर्व है। लेकिन क्यूबिक स्पाइरल कर्व ये इक्वेशन तभी बनती है जब हम इसमें जो इक्वेशन नंबर 5 है ये, इसमें एक एजम्पशन लगा देते हैं, और इसमें एजम्पशन क्या लगाते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा चूंकि दूसरी समीकरण हमारी साइन थीटा के पदों के विस्तार से ही प्राप्त हुई है, तो इसमें जब हम लगाएंगे तो ये इसके उच्च घात के जो पद हैं ये निगलेक्ट हो जाते हैं। तो साइन थीटा बराबर थीटा लगा देने का मतलब यानी साइन फाई बराबर साइन फाई लगा देने पर हमारे उच्च घात के पद जो हैं ये हायर पावर्स जो है ये निगलेक्ट हो जाती हैं, केवल पहला टर्म ही हमको लेंगे। और ऐसा लेने पर हमारे पास समीकरण देखिए क्या बचती है, y इज इक्वल टू l³ अपॉन 6RL। यही हम उतार लेते हैं कि y इज इक्वल टू l³ अपॉन 6RL। अब हमारी ये जो इक्वेशन प्राप्त हो गई ये हमारी क्यूबिक स्पाइरल कर्व कहलाती है। अब यहाँ थोड़ा सा एक डाउट ये क्रिएट होता है कि क्लॉथॉइड कर्व और क्यूबिक स्पाइरल कर्व ये तो दोनों एक ही कर्व हैं, फिर यहाँ पर इसके लिए अलग फार्मूला है और क्लॉथॉइड कर्व के लिए ये अलग अलग फार्मूला है, क्योंकि ये कर्व जो है ये इक्वेशन फाई इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 2RL ये हमारी क्लॉथॉइड कर्व की आइडियल इक्वेशन है, आइडियल कर्व की इक्वेशन है, आइलर इक्वेशन है। यहाँ पर ये भी हमारी आइलर इक्वेशन है या क्लॉथॉइड कर्व की इक्वेशन है, लेकिन ये क्यूबिक स्पाइरल कर्व की इक्वेशन इन दोनों में से कोई नहीं है। इसकी इक्वेशन यहाँ पर अलग से प्राप्त हुई है y इज इक्वल टू l³ अपॉन 6RL।
फिर इन दोनों को एक ही कर्व क्यों कहा गया? एक्चुअली जब हम ये दोनों कर्व प्लॉट करते हैं तो ये दोनों कर्व एक ही कर्व प्राप्त होते हैं। कारण ये हमारे दोनों इक्वेशन जो हैं ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। इसमें हमने किसी भी पद को नेग्लेक्ट नहीं किया हुआ है। जैसे इसकी उच्च घातों को भी सम्मिलित किया है और इसमें भी उच्च घातों को भी नेग्लेक्ट नहीं किया है। यहां पर हमने उच्च घातों को नेग्लेक्ट कर दिया तो स्मॉल एरर इसमें आ जाएगी, एक्यूरेट नहीं रहेगी ये इक्वेशन। ये आइडियल कर्व के लगभग बराबर होती है, न कि 100% उसके बराबर नहीं होती। बस केवल क्यूबिक स्पाइरल कर्व और क्लोथॉइड कर्व में इतना केवल डिफरेंस है, अन्यथा ये दोनों कर्व एक ही नेचर के हैं। इनका कर्व प्लॉट करेंगे तो इनकी बनावट एक ही तरह की आती है। स्लाइटली डिफरेंस होता है, स्लाइटली ये डिफर कर जाता है। तो इसीलिए इन दोनों कर्व को एक ही श्रेणी में रखा गया है। ये दो अलग अलग कर्व नहीं बताए गए हैं। तो जब भी हम क्यूबिक स्पाइरल कर्व की बात करेंगे या इससे संबंधित गणना करेंगे तब हम y = L³/6RL का प्रयोग करेंगे और जब हम क्लोथॉइड कर्व की इक्वेशन का प्रयोग करेंगे तो phi = L²/6RL का प्रयोग करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ही हम आगे अपना माइंड में कंसेप्ट बना के हमको रखना है कि प्रैक्टिकली दोनों एक ही जैसे हैं, केवल एक्यूरेसी का ये 100% एक्यूरेट है क्लोथॉइड कर्व या आइलर कर्व, और ये क्यूबिक स्पाइरल कर्व इसमें माइनर एजम्पशन मानते हुए ये लगभग स्पाइरल एक्यूरेट कर्व के ही या आइडियल कर्व के ही बराबर है प्राप्त हो जाता है। तब इसको जो है क्यूबिक स्पाइरल कर्व कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें क्यूबिक स्पाइरल कर्व की, या ये जो पहला वाला क्लोथॉइड कर्व था इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कर्व। ये लेंथ ऑफ कर्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारी पहला कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी कर्व। इसमें ये बात ध्यान दें कि सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन के परिवर्तन की दर जो है ये पूरे कर्व में समान रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हमारे आइडियल कर्व की विशेषता है। दूसरा कर्व आता है क्यूबिक पैराबोला कर्व। अब हम क्यूबिक पैराबोला कर्व में यहां पर इसमें हम दो चीजें मानते हैं। एज्यूमिंग साइन फाई = फाई, ये हमने क्यूबिक स्पाइरल में माना था यही चीज, लेकिन यहां पर इसको नहीं, कॉस फाई = 1 नहीं माना था। लेकिन यहां पर क्यूबिक पैराबोला कर्व में हम कॉस फाई = 1 भी मान लेते हैं और साइन फाई = फाई भी मान लेते हैं। तो इस फॉर स्मॉल एंगल ये दोनों ऐसे भी साइन फाई = फाई होता है और कॉस फाई = 1 होता है फॉर स्मॉल एंगल। अप्रोक्सीमेट इनकी वैल्यू होती है। यहां पर ये दोनों एजम्पशंस एडॉप्ट किए गए हैं। इसलिए जो हमारी इक्वेशन इसकी 4 और 5 हैं, ये दोनों हैं। इन दोनों इक्वेशन में इसकी जो हायर पावर्स हैं ये निगलेक्ट कर दी जाएंगी। जब हायर पावर निगलेक्ट कर देंगे तो केवल पहला पद हम उठाएंगे यहां से, तो ये x बराबर केवल L बचेगा और यहां से y = L³/6RL बचेगा। बस यही दोनों इक्वेशंस यहां पर उतार ली जाती हैं। दोनों एजम्पशंस के आधार पर x = L बचा, एक प्राप्त हुआ इक्वेशन हमको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हमको प्राप्त हो गया y = L³/6RL। अब इस इक्वेशन में हम चूंकि x = L है तो यहां L के स्थान पर x रख सकते हैं। तो इसमें L को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। Thus it can be written as y = X³/6RL। तो इस तरीके से ये X³/6RL के बराबर हो गया। तो y = X³/6RL ये हमारी क्यूबिक पैराबोला कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन जब भी प्रयोग करेंगे तब हम क्यूबिक पैराबोला कर्व की इक्वेशन होगी ये। और जो हमारी क्यूबिक स्पाइरल कर्व थी उसमें यहाँ x के स्थान पर स्मॉल l था, क्यूबिक पैराबोला में यहाँ पर x है। अब इस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r जो होता है
वो एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, न कि लेंथ ऑफ कर्व की। इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/x के प्रोपोर्शनल हुआ, न कि 1/L के। तो ये डिफरेंस है हमारा क्लोथॉइड कर्व में और क्यूबिक पैराबोला कर्व में। तो एक तो ये चेंज हो गया, और दूसरा ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एंड सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन, मतलब रेडियस में जो चेंज हो रहा है उसके दर में, और इधर सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन के भी में परिवर्तन की जो दर है, इज नॉट कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं रहती एबव द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 9 डिग्री, यानी 9 डिग्री के डिफ्लेक्शन एंगल से के नीचे तक तो ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन 9 डिग्री से ऊपर इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन का मान 9 डिग्री तक कांस्टेंट होता है, और 9 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये इसकी एक विशेषता है इस कर्व की। तो इट इज विशेषता, बल्कि कहें कि एक डिसएडवांटेज है, एक्यूरेसी नहीं है इसमें। तो इट इज यूज मोस्टली इन रेलवेज, इस वक्र का प्रयोग रेलवे में मुख्य रूप से किया जाता है, और हमारा जो क्लोथॉइड कर्व है उसका भी प्रयोग जो है हम रेलवे में करते हैं ये, और क्यूबिक पैराबोला कर्व इसका भी प्रयोग रेलवेज में ही किया जाता है मुख्य रूप से। और इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व। तो बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व के बारे में देखें। इससे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन बताएं, एक फिगर आप देख लें जिसमें हम ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सभी ये तीनों प्रकार के कर्व एक ही चित्र में दर्शाए हुए हैं। यहाँ पर ये एक 45 डिग्री के कोण पर डॉटेड लाइन खींची हुई है। ये जो अंदर का कर्व ऐसे घूम के आ रहा है दिस टाइप का, यानी ये कर्व हमारा क्यूबिक स्पाइरल कर्व है। क्यूबिक स्पाइरल कर्व, या इसी को हम कहेंगे क्लोथॉइड कर्व, या इसी को कहेंगे आइलर कर्व। तो ये हमारा वो कर्व है, आइलर कर्व, क्लोथॉइड कर्व या क्यूबिक स्पाइरल कर्व। इसकी बनावट इस प्रकार से होती है। और इसके बाद जो क्यूबिक पैराबोला कर्व है वो उसकी बनावट ये है, इस तरह से है। ये बाहर वाला कर्व जो है ये क्यूबिक पैराबोला कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा क्यूबिक पैराबोला कर्व हो गया, इसकी बनावट इस प्रकार से आती है। और इसके बाद ये जो बीच में कर्व बना हुआ है इसको देख लें, ये हमारा बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व है। बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व, ये इस प्रकार का कर्व है। तो ये हमारे तीनों कर्व हो गए, बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व, और ये क्यूबिक स्पाइरल कर्व या लेमनिस्केट कर्व या क्लोथॉइड कर्व या आइलर कर्व ये वाला, और इसके बाद ये क्यूबिक पैराबोला जो है ये बाहर वाला हो गया। ये हमारे कर्व थे। अब इसी में इस कर्व की प्रॉपर्टी देखें साथ में। इफ द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व, अगर कर्व के पोलर कोऑर्डिनेट म्यू और अल्फा मान लिए जाए तो बर्नौली लेमनिस्केट कर्व की जो समीकरण है वो इस फार्मूले के द्वारा दी जाती है, म्यू बराबर अंडर रूट साइन 2 अल्फा। ये एक सिंपल इक्वेशन है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2 अल्फा। तो ये हमारे बर्नौली लेमनिस्केट कर्व की इक्वेशन है। ये कर्व काफी एक्यूरेट कर्व होता है। डिफ्लेक्शन एंगल इसका फाई जो है, इस कर्व में एक खास बात ये देखिए कि इस कर्व को जब भी हम प्लॉट करेंगे और कोई भी बिंदु जब हम वक्र के किसी बिंदु पर मानेंगे, एक इन जनरल हम कोई सा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं वक्र के ऊपर स्थित, उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो टेंजेंट के साथ जो फाई एंगल बनाती है वो तो डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। और जो कर्व का जो T1 बिंदु पर और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के द्वारा बना कोण है वो अल्फा कोण है। तो अल्फा और फाई में जो रिलेशन होता है वो बर्नौली लेमनिस्केट कर्व में ये फाई इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये एक्यूरेट 3 अल्फा के बराबर होता है, यानी जस्ट 3 टाइम्स अल्फा। जस्ट 3 टाइम का मतलब हो गया कि इसमें फाई की वैल्यू 3 अल्फा के ठीक ठीक बराबर होती है।
इसको ऐसे कहा जाएगा कि फाई की वैल्यू जो है, फाई की वैल्यू अल्फा के 3 गुना के ठीक ठीक बराबर होती है। लेकिन अन्य दो कर्व जो हैं हमारे, अब ये तो हो गया हमारा बर्नौली लेमनिस्केट कर्व। अन्य दो जो हमारे कर्व हैं, एक तो पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, और पहला वाला जो आयलर फार्मूला, आयलर कर्व जो है, तो उस दोनों में फाई की वैल्यू 3 अल्फा के लगभग बराबर होती है, न कि एक्यूरेट बराबर। तो फाई की वैल्यू ठीक बराबर नहीं होती, बल्कि लगभग 3 अल्फा के बराबर पाई जाती है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये एक अलग से जानकारी, ये हम डेरिवेशन करेंगे तो वहां से ये चीजें प्रूव भी हो जाती हैं, लेकिन उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। और एक फार्मूला ये भी ड्राइव किया गया है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हो अल्फा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, ये हम प्रूव कर सकते हैं, यह प्रूव किया जा सकता है कि इसकी वैल्यू 573 L² मिनट के बराबर होती है, यानी इसमें अल्फा की वैल्यू मिनट में निकल करके आती है। तो इस तरह से ये हमारा बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसमें जो आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहां पर फर्क हो गया, वहां पहले में क्या था, लेंथ ऑफ कर्व के था, यहां पर है लेंथ ऑफ कॉर्ड के बराबर होता, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एंड सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन, यानी इन दोनों के परिवर्तन की दर ये कांस्टेंट नहीं रहती 4 डिग्री के ऊपर। यानी अगर डिफ्लेक्शन एंगल हमारा 4 डिग्री से ऊपर हो गया है किसी बिंदु का, तो वहां पर ये परिवर्तन की दर, सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन के परिवर्तन की दर, ये कांस्टेंट नहीं रहती। इसमें 4 डिग्री की लिमिट है, जबकि क्यूबिक पैराबोला में 9 डिग्री की लिमिट है, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। दिस कर्व इज मेनली यूज्ड व्हेन सर्कुलर कर्व इज नॉट प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ट्रांजिशन कर्व। 2 स्ट्रेट पोर्शंस के या 2 स्ट्रेट मार्ग के बीच में एक सर्कुलर कर्व लगाने के लिए उसके किनारे पर एक ट्रांजिशन कर्व इस सिरे पर, दूसरा ट्रांजिशन कर्व दूसरे सिरे पर लगाया जाता था। यहां पर हम जो बीच में सर्कुलर कर्व लगाते हैं उसको छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट इधर से ट्रांजिशन कर्व लगा दीजिए और दूसरे तरफ भी ट्रांजिशन कर्व लगा दीजिए और दोनों ट्रांजिशन कर्व को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। यानी बीच में बनने वाला जो सर्कुलर कर्व है उसको हम हटा भी सकते हैं। और अगर ऐसा करना हो, सर्कुलर कर्व न लगाना हो, तब जो है बर्नौली लेमनिस्केट कर्व सबसे ज्यादा उपयोगी पाया जाता है, यानी इस कर्व को ही उस केस में लगाना उपयुक्त रहता है। तो ये तुम्हारा वो हो गया, इट इज द, इसमें है इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर रिड्यूसेस स्लोली, मतलब इस पूरे वक्र में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है इसका मान धीरे धीरे घटता है। इसको जब हम आगे वैल्यू बढ़ाते हैं, बिंदु को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रत्येक बिंदु पर ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हाईवे, और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हाईवे में किया जाता है। बाकी दोनों कर्व जो है रेलवे में यूज किए जाते थे, इसका प्रयोग हाईवे में किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में संक्षिप्त परिचय हुआ। थैंक यू।